हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। मींस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आज हमारा टेस्ट है 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हो। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपने प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री। पहले आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह क्या है और यह कब हुआ था। तो 3 मार्कर में सबसे पहले ये आता है कि संथाल विद्रोह क्या है, 1 पॉइंट में पूछते हैं वो। इसमें 3 मार्कर बनेगा तो क्या है, 1855 से 1856 तक यह आंदोलन चलाया था। कहाँ पर हुआ था, तो बिहार झारखंड में हुआ था। नेतृत्व किया था इसे सिद्धू और कान्हू ने। कारण क्या था, तो स्थायी बंदोबस्त के कारण इनकी भूमि छीनकर जमींदारों को दे दी गई थी, इसके कारण यह हुआ था। और राजनीति क्या थी, तो 6000 आदिवासियों द्वारा जमींदारों के घर जलाए गए थे और पुलिस थाने भी जलाए गए थे। परिणाम क्या हुआ था, इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। बिहार झारखंड वाले रीजन में हुआ था। सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। कारण था इसका स्थायी बंदोबस्त के कारण जो किसान थे उनकी भूमि छीनकर जमींदारों को दे दी गई थी। जमींदार मतलब आदिवासियों ने क्या किया, तो आदिवासियों ने जमींदारों का घर जला दिया और पुलिस थाने जला दिए थे। परिणाम क्या हुआ, इस विद्रोह को हर विद्रोह की तरह कुचल दिया गया। नेक्स्ट है हमारा पावना विद्रोह। इसको 1873 से 1876 तक यह चला था। पावना विद्रोह, पावना कहाँ पर है, तो बंगाल के पावना जिले से स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व किया था ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल ने। पावना ईश्वर चंद्र राय ने और शंभूपाल ने इसका नेतृत्व किया था। कारण था कि इनका निर्धारित कर से अधिक कर जमींदारों द्वारा वसूला जा रहा था, इसलिए यह विद्रोह किया गया था। राजनीति क्या थी भैया इसकी, इनकी रणनीति क्या थी, तो इनका कर नहीं देना था और कानूनी स्तर पर लड़ना था। परिणाम क्या हुआ, 1879 में कृषक राहत अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया था, तो 1879 में किसानों के लिए एक कृषक राहत अधिनियम बना दिया गया। तो आता है पावना विद्रोह। तो पाव मतलब भाव है ना, भाव बढ़ गए, पाव से याद रख सकते हैं अपन, भाव बढ़ गए। तो हम भाव नहीं देंगे भैया, ज़्यादा भाव खा रहे हो ना तो हम भाव ही नहीं देंगे। तो कब स्टार्ट हुआ था, तो बंगाल के लोग ज़्यादा भाव नहीं खाते, ये भाव खाते हैं। बंगाल के लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लीज़ यदि बंगाल का हो तो सिर्फ ये ट्रिक है, बुरा मत मानिएगा। तो बंगाल के लोग क्या होते हैं, ज़्यादा भाव नहीं खाते। तो पावना कहाँ पर है, बंगाल में है। इसको स्टार्ट किया गया था 1873 से 1876 तक इसको स्टार्ट किया गया था। भाव बढ़ गया मतलब जो भूमि का कर था उसको अधिक वसूला जा रहा था। तो जो किसान थी उनसे जमींदार ज़्यादा वसूल रहे थे कर। इस किसने स्टार्ट किया था, तो ईश्वर चंद्र राय ने और शंभूपाल ने। तो ईश्वर चंद्र आए और शंभूपाल को बुलाया। तो ईश्वर चंद्र आए और शंभूपाल को बुलाकर पावना देने की बात की और कृषकों के लिए बनाया कृषक राहत अधिनियम 1879 में। इसके साथ हमारा पावना विद्रोह भी होता है कंप्लीट। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं। पावना विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, ईश्वर चंद्र राय ने और शंभूपाल ने। क्यों हुआ था, तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि जमींदार जो थे वो किसानों से अधिक जो कर है वो वसूल रहे थे, इसलिए इनको स्टार्ट किया। इन लोगों ने अब रणनीति क्या अपनाई कि हम कर ही नहीं देंगे और दूसरी बात हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। फिर कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जीत भी गए। तो क्या बना, तो 1879 में एक अधिनियम आया जिसका नाम था कृषक राहत अधिनियम। सूर्य अस्त नियम क्या है, तो सूर्य अस्त का नियम है व्हाट इज द सनसेट रूल। तो 1794 में स्थायी बंदोबस्त में प्रावधान किया गया था कि अगर निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व नहीं चुका पाता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। इसे ही सूर्य अस्त नियम कहा जाता है। अब प्लीज इसको ये मत समझ लेना कि सूर्य अस्त नियम मतलब कि सूरज ढल जाएगा, वो नियम है नहीं। सूर्य अस्त नियम है हमारे हिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें स्थायी बंदोबस्त में ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो जमींदार है जो कि कर वसूलता है, भू राजस्व चुकाता है अंग्रेजों को, यदि वह निश्चित तिथि की निश्चित शाम तक यदि पूरा राजस्व नहीं चुका पाता है तो उसकी जो जमींदारी थी वो क्या कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। इसी को कहा जाता था सूर्य अस्त नियम। ये 1794 के स्थायी बंदोबस्त में प्रावधान किया गया था। अधीनस्थ संघ नीति क्या है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति 1857 से 1935 के मध्य अपनाई गई नीति को क्या कहा जाता है, अधीनस्थ संघ की नीति। इसमें ब्रिटिश सर्वोच्च की स्थापना की गई थी और राज्यों की विलय की नीति को पूर्णतः त्याग दिया गया था। पूरे राज्य को
महारानी के अंतर्गत लाया गया था। तो जो पूरे राज्य थे भारत के, उनको किसके अंतर्गत लाया गया था? महारानी के अंतर्गत लाया गया था। तो अधीनस्थ मतलब अधीन है, संघ की नीति मतलब पूरा संघ किसके अधीन है? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन में है। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कब आया? तो जब 1857 की लड़ाई हुई ना, उसके बाद अंग्रेजों की थोड़ी सी नींद खुल गई और महारानी ने क्या किया कि पूरा भारत के अधिकार खुद ले लिए कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अधीनस्थों की नीति कब स्टार्ट की गई है? तो अधीनस्थों की नीति स्टार्ट की गई थी 1857 के बाद से 1935 तक किसके अंदर में रहा है? सब महारानी के अंतर्गत रहा है। इसके द्वारा भारतीय जो राज्य थे वो ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की गई थी, मतलब ब्रिटिश में भी सर्वोच्च है ना। और राज्य की विलय करने की जो नीति थी, मतलब जो 1857 के पहले जो विलय करने की नीति थी, हड़प नीति थी, जो उसको डलहौजी ने स्टार्ट की थी, उसको समाप्त कर दिया गया था और पूरे राज्य को महारानी के अंतर्गत कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा पूर्व आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है? तो पूर्व आंग्ल मैसूर युद्ध बताइए तो कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम, ये तीनों का त्रिगुट अलग था और अकेले लड़ रहे थे यहाँ से हैदर अली। कारण क्या था? मैसूर राज्य की जो उत्तरी सीमा थी उसका विवाद हैदर अली, निजाम और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों के मध्य हुआ, अंग्रेज और हैदर अली लड़ रहे थे, लेकिन मराठा और निजाम अलग से कूद गए। क्या होगा? हैदर अली खूब कूटेगा। तो जीता कौन था? हैदर अली। जैसे ही इनने अंग्रेजों को और निजाम और मराठाओं को हराया, सब भाग गए। और क्या संधि हुई? मद्रास की संधि हुई, जो कि 1769 में हुई थी और युद्ध समाप्त हो गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 के से स्टार्ट होकर 2 साल चला था और 1769 में खत्म हो गया। इसमें त्रिगुट और एक हैदर अली लड़ रहे थे। तो त्रिगुट में कौन कौन था? निजाम थे, मराठा और अंग्रेज थे। और अलग से कौन लड़ रहा था? तो हैदर अली लड़ रहा था। निजाम जो हैदर अली हैं वो और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। हैदर अली, निजाम और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, लेकिन मराठा आ गए थे। तो तीनों जब लड़े तो इनने तीनों का त्रिगुट को हैदर अली ने हरा दिया और क्या हुई? मैसूर की मद्रास की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया। इसको कहा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स या 6 मार्कर। बंगाल का जो द्वैत शासन है, डाकुओं का राज्य था, क्यों? तो सबसे हमें क्या लिखना है कि जो बंगाल में पहले तो द्वैत शासन समझाएंगे क्या होता है और इसको क्या कहा गया है? डाकुओं का राज्य कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? तो हमें इसको बताना है। बक्सर के युद्ध के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन की नींव पड़ गई। द्वैत शासन ऐसी व्यवस्था थी जिसके अधिकार एवं उत्तरदायित्व अलग अलग थे। मतलब इसमें क्या थे? अधिकार अलग थे और उत्तरदायित्व अलग अलग होते थे। अधिकार मतलब कंपनी के पास जो बाह्य संबंध और राजस्व और सेना के संबंध थे, और जो उत्तरदायित्व था वो प्रशासन एवं कानून व्यवस्था था, वो भारतीयों के पास था। मतलब कानून तुम्हें बना के रखना है, प्रशासन तुम्हें करना है, लेकिन हम तुम्हें राजस्व का हम अधिकार रखेंगे, सेना हमारी रहेगी और बाहर से जितने भी संबंध होंगे वो हमारे होंगे। मतलब अंग्रेजों के पास थे सारे अधिकार, अंग्रेजों के पास, और उत्तरदायित्व भारतीयों के पास दिए गए थे। द्वैत शासन की नीति कब पड़ी थी? इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। उसके बाद इसकी नींव पड़ गई थी द्वैत शासन की। इसमें 2 अलग अलग प्रावधान किए गए थे। पहला था एक अधिकार का, एक उत्तरदायित्व का। तो अधिकार किनके पास? भैया अंग्रेज थे, तो अधिकार ज्यादा जताएंगे, बाहर से आए थे तो अधिकार में उनने रखा। और ज्यादा जहां पर भी इनको थोड़ा सा लग रहा था असुरक्षा महसूस कर रहे थे, तो वहां पे वो वाले सब्जेक्ट या फिर वो वाले विषय किनने रखे? अंग्रेजों ने अपने पास रखे। जैसे कि बाह्य जितने भी संबंध थे, मतलब किसी से संधि ना कर लो, तो इसलिए बाह्य संबंध अंग्रेजों के पास थे। राजस्व, पैसे आ रहे थे, तो राजस्व कौन रखेगा? अंग्रेज रखेंगे। सेना, क्योंकि सेना का विद्रोह ना हो जाए इसलिए भी सेना किनके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। अब किससे डर नहीं था? तो पहला था प्रशासन। प्रशासन में ज्यादा काम करना पड़ता है, तो प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाने में भी ज्यादा काम करना पड़ता है। तो दोनों काम किनको दे दिए गए थे? भारतीयों को दे दिए गए थे। फिर आते हैं द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य मानने का कारण क्या था? पहली, प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, मतलब प्रशासन की व्यवस्था पूरी प्रारंभ हो गई थी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई थी। कृषि का हाश हो रहा था, क्योंकि जितना राजस्व थे उतना वसूल रहे थे और शोषण हो रहा था। कृषक शोषण को बढ़ावा मिल रहा था। उद्योगों का हाश हो रहा था। अंग्रेजों द्वारा कपड़ा उद्योग पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। जो भारतीय कपड़ा था उस उद्योग को प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, और भारतीय प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न उठ रहा था। तो ये इसके मुख्य कारण है डाकुओं
डाकुओं के राज्य के। अब द्वैत शासन डाकुओं के राज्य क्यों है, तो इसके मुख्य कारण है, पहली प्रशासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी थी, किसानों का हाश हो रहा था, किसानों का शोषण कर रहे थे और उद्योगों का हाश करने के साथ ही जो भारतीय उद्योग थे वो नष्ट हो रहे थे और कपड़ा उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों द्वारा और भारतीय प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा था क्योंकि सारे उद्योग बंद हो गए थे। इस प्रकार एम पणिक्कर द्वारा द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य कहा गया है। तो किसने कहा है? एम पणिक्कर ने कहा है। फणी इनने कहा कि ये डाकुओं का है, भैया हमें पणी नहीं मिली तो भैया ये क्या है, डाकुओं का शासन है। तो ये था द्वैत शासन। पहला बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में यह द्वैत शासन की नींव पड़ी। इसमें दो अधिकार थे, एक अधिकार था एक उत्तरदायित्व, दो अलग अलग प्रकार से शासन होता था। अधिकार में क्या था, अंग्रेजों के पास है जिसमें शासन व्यवस्था मतलब बाहर की शासन व्यवस्था, राजस्व एवं सेना अंग्रेजों के पास थी। उत्तरदायित्व में आता है प्रशासन एवं कानून व्यवस्था, एक इनको दी थी भारतीयों को दी थी। अब आता है प्रशासन क्यों है भैया डाकुओं का राज, तो प्रशासन व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी, कानून व्यवस्था ठप हो गई थी, किसानों का हाश हो रहा था, किसानों का शोषण किया जा रहा था, उनके उद्योग बंद कर दिए गए थे, भारत का कपड़ा उद्योग बंद कर दिया गया था और भारत की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा था। इसलिए के एम पणिक्कर ने कहा है कि जो द्वैत शासन था वो कैसा था, डाकुओं का राज्य था। अब आते हैं जनजाति विद्रोह की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। जो जनजाति विद्रोह था उनकी सामान्यतः विशेषताएं क्या थी उन पर हमें चर्चा करनी है। तो पहले हम पढ़ेंगे जनजाति विद्रोह, फिर उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। दो पॉइंट पर हमें आंसर लिखना है। तो पहला आता है ब्रिटिश शासन के समय जनजाति आंदोलन सभी आंदोलनों में सबसे सतत, उग्र एवं हिंसक रहे हैं। तो जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था या ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय जो जनजातियों के आंदोलन हुए वह सबसे सतत थे, उग्र थे और हिंसक थे। उदाहरण के लिए खांसी विद्रोह, अहोम विद्रोह, चुआर विद्रोह और कोल विद्रोह और मुंडा विद्रोह भी आप इसमें देख सकते हैं। जनजातियों का परिचय के आधारित, जनजातीय परिचय आधारित, इन समूहों द्वारा दिखाई गई एकजुटता के पीछे जनजातीय पहचान एवं जनजातीय संबंध था। इनकी एकजुटता का कारण क्या था, तो इनकी एकजुटता का कारण था कि जनजातीय पहचान एवं जनजातीय संबंध। दूसरा थे प्रमुख शत्रु, इनके जमींदार व्यवस्था थी। पुलिस व्यवस्था का विरोध किया गया, ना कि अंग्रेजी शासन का। तो इनने किसका विरोध किया था, जमींदारी व्यवस्था का किया था, पुलिस व्यवस्था का किया था, ना कि अंग्रेजों का। प्रमुख शत्रु थे इनके। मसीहा का नेतृत्व इन्होंने किया था। कई विद्रोहों का नेतृत्व मसीहा जैसे शख्सियतों ने किया था जिन्होंने अपने लोगों का विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। तो मसीहा वाला नेतृत्व इसमें चलता था कि जिस शख्स को वो मसीहा मानते थे उनने इसका नेतृत्व किया और लोगों को उनको प्रोत्साहित किया विद्रोह करने के लिए और एकजुट किया। तकनीकी रूप से पिछड़ा, इन्होंने अपने विद्रोहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक हथियार एवं तकनीकी का मुकाबला अपने पिछले एवं पारंपरिक हथियारों से किया था। तकनीकी पिछड़ापन हमें इनमें देखने को मिलती है विशेषता में। स्थानीय समस्या का समाधान, अधिकांश जनजाति विद्रोह स्थानीय समस्याओं के समाधान तक ही सीमित थे। जो उनके स्थानीय समस्याएं हैं उन्हीं तक ही सीमित है, जैसे कि इनसे सड़क बनवा ली तो इनसे इनको करने दिया तो एक वो था, और दूसरा क्या था, इनके जंगल काटने से रोक रहे थे, झूम खेती के लिए विद्रोह कर रहे थे। उनकी जैसे खून प्रथा जो थी, उन बलि प्रथा, मानव की जो बलि प्रथा देते थे खून जनजाति, उनको बंद कर दिया था तो एक वो कारण था। मतलब इनकी स्थानीय समस्याएं थी, जंगलों को काट रहे थे, जंगलों का खनिज वगैरह निकाल रहे थे जो कि इन लोगों को मंजूर नहीं था कि जंगल पूरे नष्ट हो रहे हैं और इनको काटने नहीं दे रहे हो, तो एक वो भी कारण थे। तो इनकी सीमित जो स्थानीय समस्याएं थी उनका समाधान करने तक ही इनके आंदोलन सीमित थे। संगठन कैसा था इनका, स्वरूप छोटा था क्योंकि जनजाति तक ही सीमित थे और असंगठित थे। भैया इतनी सारी जनजाति होने के बाद भी पूरी जनजाति एक साथ जुट नहीं थी, एक जनजाति अलग थी और दूसरी जनजाति अलग थी। जैसे मुंडा जाति जो विद्रोह कर रही थी वो मुंडा जनजाति के लोग कर रहे थे, खोंड जनजाति के लोग अलग कर रहे थे, असम के लोग अलग, मतलब अहोम जनजाति के लोग अलग कर रहे थे। तो उनकी क्या मतलब जनजातियों कैसे समूह थे, छोटे छोटे थे और असंगठित थे। रणनीति कैसी थी, हिंसा पर बल दिया गया था, हिंसा पुरजोर करते थे, हिंसा और बल पर आधारित इनकी वो थी। ऐसा माना जाता है कि जनजातीय विद्रोह भारतीयों के कुछ समूहों तक ही सीमित होने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत से पहले अंग्रेजों के विद्रोह होने वाले प्रमुख आंदोलनों के ध्वजवाहक बने थे। मतलब पूरे स्वतंत्र आंदोलन की जब शुरुआत नहीं हुई थी पूरे भारत में, उससे पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध में यह आंदोलन प्रारंभ हो गए थे जनजातियों के। इसलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने ज्यादा परेशान नहीं किया जनजातियों को, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि जनजाति हिंसक हो गई तो उनको उखाड़ फेंकेगी भारत से। तो हम इनकी विशेषताएं जान लेते हैं कि क्या क्या थी।
पहली तो जनजातीय पहचान पर आधारित थी। दूसरा, प्रमुख शत्रु थे इनके, मसीहा का नेतृत्व करते थे। तकनीकी पिछड़ापन था इनके में, और स्थानीय समस्या के समाधान के लिए लड़ रहे थे। संगठन इनका बहुत सीमित था और रणनीति इनकी कॉमन थी। तो सबसे पहले आते हैं जनजाति की पहचान आधारित। इनकी जो एकजुटता दिखाई पड़ती है, उनके पीछे जनजाति पहचान और जातीय संबंध होता था। प्रमुख शत्रु इनकी जमींदार व्यवस्था थी, पुलिस व्यवस्था थी, ना कि शासन। फिर आता है मसीहा का नेतृत्व। इनको जो शख्स को यह मसीहा मानते थे उसने नेतृत्व किया और विद्रोह के लिए सबको प्रेरित किया था। तकनीकी रूप से पिछड़ापन, इनकी जैसे अंग्रेजों के पास इतने अत्याधुनिक हथियार थे, इनके पास इतने नहीं थे। ये अपने पुराने और पारंपरिक हथियारों से ही लड़ रहे थे, इसलिए इनको हिंसा करनी पड़ी। स्थानीय समस्या, मतलब इनके जो समस्याएं थी वो बहुत सीमित थी और सीमित क्षेत्र के लिए ही थी और स्थानीय थी। संगठन छोटे थे और असंगठित थे। इनने हिंसा पर ज्यादा बल दिया है और ऐसा माना जाता है कि जब पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, उसकी शुरुआत सबसे पहले जनजातियों ने की थी अंग्रेजों के विरुद्ध। अब आता है भारत में अंग्रेजों राज्य की स्थापना में क्लाइव का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना में क्लाइव का योगदान बताना है। तो हमें क्लाइव ने क्या क्या योगदान दिया है भारत में अंग्रेजों के राज्य की स्थापना करने के लिए। तो भारत में अंग्रेज राज्य का संस्थापक के रूप में हम क्लाइव को जानते हैं। क्लाइव ने भारत के 2 कार्यकाल में गवर्नर के रूप में कार्य किया है। तो सबसे पहले आता है जो भारत में अंग्रेजों का राज्य था, उसका संस्थापक हम क्लाइव को मानते हैं, और इसने 2 कार्यकाल में अलग अलग कार्यकाल में गवर्नर का पद धारण किया है। पहला कार्यकाल इसका 1757 से 1760 तक रहता है, जब ये पलासी का युद्ध हुआ था उसके बाद की बात है ना। तो बिहार में सोरे के व्यापार में एकाधिकार, मीर जाफर को नवाब बनाने के बाद, और उत्तरी सरकार पर अधिकार हैदराबाद का क्षेत्र कर लिया था। इसके कारण में क्या क्या हुआ है 1757 के से 1760 के बीच में। पहला हुआ था बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। जो सोरे का व्यापार होता था उस पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया था। मीर जाफर था, उनको इनने नवाब बना दिया था। और दूसरा क्या हुआ, जो उत्तरी सरकार था पर अधिकार कर लिया था हैदराबाद के क्षेत्र पर। जो हैदराबाद का उत्तरी क्षेत्र था वहां पर इनने अधिकार कर लिया था। अब आता है दूसरा कार्यकाल, जो कि 1765 से 1767 तक चलता है। इलाहाबाद के छोटा, मतलब जो इलाहाबाद का छोटा सा क्षेत्र है उसको छोड़कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास आ गए थे। इलाहाबाद की संधि हुई थी जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी क्षेत्र के अधिकार मिल गए थे, लेकिन इलाहाबाद को इन्हें छोड़ दिया था। अब आते हैं अवध के नवाब के साथ संधि हुई थी जिसमें 50 लाख रुपए की, और अवध के नवाब से मित्र कर ली थी इन्हें। अवध के नवाब से इनकी मित्रता हो गई थी और संधि कर ली थी इन्हें। और जो शाह आलम द्वितीय हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि दी थी। 20 लाख रुपए की राशि पेंशन में दी थी। 20 लाख की थी शाह आलम के लिए और अवध के नवाब के लिए कितनी, 50 लाख की थी। और सुधार क्या क्या किए थे इन्हें, नागरिक सुधार किए थे, कर्मचारियों के लिए निजी व्यापार बंद कर दिए थे और वेतन पद्धति स्टार्ट की थी, मतलब वेतन में वृद्धि कर दी थी। और जो निजी व्यापार करते थे कर्मचारी उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। द्वैत शासन प्रणाली क्लाइव ने स्टार्ट की थी और सैन्य सुधार और भत्ता बढ़ा दिया था इनने। चलिए हम देखते हैं कि इनने क्या क्या काम किए थे। मतलब क्लाइव को भारत का संस्थापक माना जाता है। इनने भारत पर गवर्नर के पद पर 2 कार्यकाल में काम किया है। पहला आता है 1757 से 1760 तक, जिसमें प्लासी के युद्ध के बाद इसने 3 प्रमुख काम किए थे। पहला, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था और बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, और जो हैदराबाद का क्षेत्र था उत्तर वाला उस पर भी अधिकार कर लिया था। 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, बिहार के सोरे का एकाधिकार, मीर जाफर को नवाब बना दिया, और जो उत्तरी वाला क्षेत्र था हैदराबाद का उस पर अधिकार कर लिया। अब आता है दूसरा कार्यकाल जो कि 1765 से 1760 तक चलता है। इसमें पहले हुआ था क्या, इलाहाबाद को छोड़कर पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के अधिकार में आ गई थी। अवध के नवाब के साथ संधि कर ली थी और उसको 50 लाख रुपए की पेंशन देने की बात की थी, और जो शाह आलम द्वितीय था उसको 20 लाख रुपए की पेंशन देने का अधिकार किया था। इसमें भी 3 काम किए। सुधार इसने क्या किए थे, नागरिक सुधार किए जिसमें कर्मचारियों के निजी व्यापार पर बंद कर दिया, वेतन में वृद्धि कर दी कि वेतन बढ़ा दो, व्यापार ही नहीं करेंगे। द्वैत शासन व्यवस्था स्टार्ट की, और जो सैन्य सुधार था उसमें भी भत्ता बढ़ा दिया गया।
अब आता है 11 मार्कर। प्रथम चरण की कृषक आंदोलन द्वितीय चरण के कृषक आंदोलन के स्वरूप में किस प्रकार भिन्न थे। मतलब जो पहले चरण के कृषक आंदोलन हुए और दूसरे चरण के जो कृषक आंदोलन हुए उनमें अलग अलग बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें भिन्न क्या है। तो हम इसको बताते हैं। भारतीय इतिहास में 1800 से 1900 के मध्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कृषक आंदोलन प्रथम चरण के कृषक आंदोलन कहे जाते हैं। मतलब 1800 से 1900 के बीच में जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं वो पहले कृषक आंदोलन थे। फिर 1900 के बाद जो कृषक आंदोलन हुए हैं उनको द्वितीय चरण के कृषक आंदोलन कहा जाता है। कृषक आंदोलन का स्वरूप, पहले चरण कहाँ था तो 1800 से 1900 का बीच का था। इसका उद्देश्य क्या था, सीमित उद्देश्य थे इनके। स्थानीय समस्याओं का निवारण था, भूमि राजस्व की कमी थी और जमींदारों के शोषण से मुक्ति पाना था इनका उद्देश्य। देखिए उनके उद्देश्य भी सीमित होंगे क्योंकि सीमित क्षेत्र में है, तो पहला सीमित उद्देश्य थे स्थानीय समस्याओं का निवारण करना था और भू राजस्व की कमी के कारण जमींदारों से शोषण हो रहा था, इसलिए इनको शोषण से मुक्ति चाहिए थी और भू राजस्व की कमी चाहिए थी, आप भू राजस्व कम करो। ये 4 समस्याएं थी पहले चरण के किसानों की। फिर आता है संगठन कैसा था, संगठन कमजोर होता था, नेतृत्वकर्ता का अभाव होता था, नेतृत्वकर्ता स्थानीय लोग ही होते थे और इनका प्रमुख शत्रु कौन था, जमींदार होता था। क्योंकि जो जमींदार जो सामने दिख रहा है वही शत्रु हुआ ना। अब ये थोड़ी ना पता है कि पीठ पीछे कौन है। तो जैसे कि अभी हमें भारत को सबसे मेन शत्रु में कौन दिखता है, पाकिस्तान, लेकिन हमें ये थोड़ी ना देखते हैं कि भैया चीन है इसके पीछे, उसको शत्रु बनाने के पीछे। तो मेन शत्रु उनका कौन था, जमींदार माने जाते थे। तो इनका संगठन कैसा था, कमजोर था, नेतृत्व का अभाव था, स्थानीय लोग ही इसका नेतृत्व करते थे और जो उनका मुख्य शत्रु था वो कौन था, जमींदार को मानते थे। रणनीति कैसी थी, हिंसा पर बल दिया गया था और अपनी मांगों को पूरा करना इनका मुख्य लक्ष्य था। अब आते हैं दूसरे चरण के आंदोलन। द्वितीय चरण के आंदोलन में क्या थे, 1900 के स्टार्ट के हुए और जब आजाद हुआ था तब तक इसके स्टार्ट ही रहे हैं। स्थानीय समस्याओं के निवारण के साथ यह राष्ट्रीय भू राजस्व नीति में भी सुधार करना इनका लक्ष्य हो गया था। जो राष्ट्रीय भू राजस्व नीति है उसमें सुधार करना इनका मुख्य लक्ष्य हो गया था। संगठन कैसा था, मजबूत संगठन हो गया था और संगठनों की स्थापना हो गई थी। पहली बात तो संगठन मजबूत हो गया था और भी संगठन की स्थापना कर दी गई थी। नेतृत्व स्थानीयों के साथ साथ जो राष्ट्रीय नेता थे उनने इसमें नेतृत्व प्रदान किया है। क्षेत्र मुद्दे थे और राष्ट्रीय मुद्दे को भी इन्होंने उठाया था। रणनीति कैसी थी, हिंसात्मक तरीके से विभिन्न आंदोलन, हड़ताल जैसे आदियों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया था। इस प्रकार हम प्रथम चरण में किसान आंदोलन हिंसात्मक रणनीति एवं सीमित स्वरूप के लिए हुए थे और द्वितीय चरण के जो आंदोलन थे वह व्यापक रूप से हुए थे और हिंसात्मक तरीकों पर आधारित थे, अहिंसात्मक तरीकों पर आधारित थे। इससे हम ये कह सकते हैं कि यह अलग अलग थे। क्या था दूसरे चरण में, क्या था, देखो हम पहले चरण फिर से देख लेते हैं। जो पहला चरण था वो 1800 से 1900 के बीच में हुआ था। इनका उद्देश्य क्या था, सीमित क्षेत्र के लिए थे, सीमित समस्याएं थी इनके पास और भू राजस्व की कमी करना था और जमींदारों के शोषण से मुक्त होना इनका उद्देश्य था। संगठन कैसा था, कमजोर था, नेतृत्व का अभाव था, स्थानीय लोग ही नेतृत्व करते थे और मुख्य शत्रु इनका जमींदार होता था। नीति कैसी थी, हिंसात्मक थी, बल का प्रयोग करके ये अपनी मांगों को पूरा कराते थे। दूसरे चरण के लोग क्या हुए, स्थानीय समस्याओं के साथ साथ इनकी जो राष्ट्रीय भू राजस्व की नीति थी उसमें भी सुधार करना इनका उद्देश्य हो गया था। संगठन मजबूत हो गया था और संगठनों की स्थापना हुई थी। नेतृत्व स्थानीय लोगों के साथ साथ जो राष्ट्रीय नेता थे वो भी नेतृत्व करते थे और इनके क्षेत्रीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाने लगे थे। रणनीति कैसी थी, इनकी अहिंसक रणनीति थी और आंदोलन के लिए हड़ताल का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रथम चरण के लोग थे वो हिंसात्मक नीति का प्रयोग करते थे और सीमित स्वरूप के लिए लड़ते थे, जबकि जो दूसरे किसान जनजातीय आंदोलन थे वो अहिंसक नीति का प्रयोग करते थे और व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए लड़ते थे। इसके साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। Thank you so much guys. Have a nice day. If you like my video, comment, share and subscribe.